बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और अज़्म पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिराशा। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इस्लाम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, जो कि मुसन्निफ़ मोहम्मद यूसुफ़ इस्लाही की किताब शऊर हयात से लिया गया है। आपकी सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जिस कदर मुशाबहा और करीब है, इस कदर आप अपने ईमान और इस्लाम में सच्चे और मुखलिस हैं। इस्लाम इसके सिवा कुछ नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो और आप हर मामले में सुन्नत रसूल की कामिल इत्तबा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई और अब रहती ज़िंदगी के लिए अल्लाह के बंदों की फ़लाह व कामरानी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ तोड़कर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुँह मोड़कर अगर कोई अल्लाह की रज़ा हासिल करने को मुमकिन समझता है, तो वह ज़बरदस्त किस्म का जाहिल और फ़रेब में मुब्तला है। अल्लाह की नज़र में आपका कोई भी अमल कबूल नहीं अगर वह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं। तो जैसे कि नाज़रीन, हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं, इससे मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन आपका ये ईमान और दावाए मोहब्बत हरगिज़ मोतबर नहीं अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में सरगर्म नहीं हैं। आपका दावाए मोहब्बत इस वक्त काबिल एतबार होगा जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। आपकी मोहब्बत के जवाब में अल्लाह आपसे लाजमन मोहब्बत करेगा। वो आपके गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमा देगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। नाज़रीन, अल्लाह की मोहब्बत में इस ताल्लुक़ बाल्लाह की कोई कीमत नहीं जो आपने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेनियाज होकर अपने मन माने तरीके पर अल्लाह से कायम कर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेनियाज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं, बल्कि शहनशाह कायनात की तौहीन है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, अगर अब मूसा भी नमूदार हो जाएं और तुम इनकी इत्तबा और पैरवी करने लगो और मेरी पैरवी छोड़ दो, तो तुम यकीनन सीधे राह से भटक जाओगे। अगर मूसा ज़िंदा होते और मेरे ज़माना नबूवत पाते तो वो मेरी ही पैरवी करते। एक और रिवायत में ये भी है, मेरी इत्तबा के सिवा इनके लिए कोई और चारा ही ना होता। ये हदीस दो टोक अंदाज में बताती है कि अब रहती दुनिया तक इत्तबा और पैरवी के लायक सिर्फ ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज अगर मूसा जैसे साहब शरीयत पैगंबर भी नमूदार हों, तो किसी के लिए गुंजाइश नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर इनकी पैरवी करे और ख़ुद इनके लिए सिवा इसके कोई चारा ना होगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इत्तबा करें। तो नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के रसूलों पर ईमान लाने वाले और इनकी शरीयत के मुताबिक अल्लाह की इत्तला करने वाले सारे लोग मुस्लिम थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बाद अल्लाह की इताअत करने और मुस्लिम होने के सिर्फ़ एक ही शक्ल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। इस शख्स का दावाए इस्लाम बिल्कुल बातिल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का कायल नहीं, और इसी तरह इस शख्स का ईमान व इस्लाम भी मोतबर नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ रसूल समझ लेना ही काफ़ी समझता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत व इत्तबा की ज़रूरत नहीं समझता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से कोई मोमिन हो सकता है जब तक इसकी ख्वाहिश इसकी शरीयत के ताबे ना हो जो मैं लेकर आया हूँ।
तो नाज़रीन, मैं अपने मौज़ू का इख्तिताम इस बात से करूँगी कि इस्लाम की शाहराह पर चलने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेमिसाल मोहब्बत और अकीकत हो। ऐसी मोहब्बत जो दुनिया के हर मोहब्बत पर गालिब हो। और अमल की ज़िंदगी में इस मोहब्बत की इलामत ये है कि आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत और वफ़ादारी जानसारी का ज़बरदस्त जज्बा हो। इसके साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम का वक्त शुरू हुआ जाता है। सेहत क्यों ज़रूरी है? इस प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे उसामा कादिर खान और अरूज अयूब। अस्सलामुअलैकुम। FM 102.2 वॉइस ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अज़्म पाकिस्तान और edutv.ac से प्रोग्राम सेहत क्यों ज़रूरी है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज। सामईन, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट सेफ्टी के बारे में, जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान में उसे मुतारफ करवाया है। और पेशेंट सेफ्टी के हवाले से रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंसेस भी अरेंज करवाई थी पाकिस्तान में। 2016 में रिफा इंटरनेशनल ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई थी और 2017 में सेकंड। सर से हमने बात की थी करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट सेफ्टी के बारे में, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स पेश आई थी, उस सब के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे JCI एक्रीडिएशन के बारे में। वो क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मतियुर रहमान सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि आप डायरेक्टर DHQPS पेशेंट सेफ्टी करिकुलम के साथ साथ JCI एक्रीडिएशन कंसल्टेंट भी हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि JCI एक्रीडिएशन क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। देखिए, एक्रेडिटेशन, सबसे पहले हम एक्रेडिटेशन समझ लें क्या होता है। जी। आप जो कुछ भी किसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं वो किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होना चाहिए। जी। वो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जब काम करेंगे तो यूजुअली स्टैंडर्ड्स जो भी बनते हैं हेल्थ केयर के, वो हेल्थ केयर क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी को टारगेट करते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके। एट द एंड ऑफ द डे वो अस्पताल एक सेफ केयर डिलीवर कर रहा होता है, दैट इज मोस्ट। अब जो भी एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड है वो एक तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो सबसे कॉमन एक्रेडिटेशन इस्तेमाल होता है, हम उस एक्रेडिटेशन बल्कि सर्टिफिकेशन कहते हैं, वो ISO है। जी। उसके बाद आप आगे जाइए तो हमारा जो अभी पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है, स्टार्टिंग विद पंजाब गवर्नमेंट। उन्होंने MSDS मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया। फिर यही चीज सिंध में इंट्रोड्यूस हो गई, फिर यही चीज KPK में इंट्रोड्यूस हो गई, और अब इंशाल्लाह ताला फेडरल में भी हो रही है और बलूचिस्तान में भी जल्दी हो जाएगी। जी। क्योंकि अगर किस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कोई स्टैंडर्ड ना हो और उस स्टैंडर्ड को कोई मॉनिटर करने का तरीका कार ना हो, तो कभी भी क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर नहीं हो सकती। जी। तो अब आज से 5-7 साल पहले शायद क्वालिटी को जज करने का कोई तरीकाकार नहीं था पाकिस्तान का अपना, जो कि अब MSDS की सूरत में आ गया है। तो अब ये जो MSDS आने के बाद अब आप कोई अस्पताल खोल नहीं सकते जब तक कि आपके उसके लाइसेंस ना हो, और अगर खुला हुआ है तो उसको रन नहीं कर सकते जब तक उसको आपको लाइसेंस ना मिले। और लाइसेंस उसी वक्त मिलेगी, एक्रेडिटेशन एंड लाइसेंसिंग आर वन एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, लाइसेंसिंग हमेशा एक मैंडेटरी चीज होती है, एक्रेडिटेशन इज वॉलंटरी। एक्रेडिटेशन का मतलब ये कि मैं अस्पताल को इम्प्रूव करना चाहता तो मैं कहता हूं कि आप एक एक्सटर्नल जो असेसर हो वो आ करके हमें असेस करे और बताए कि हम क्या उसके मुताबिक है या नहीं। अब इसको और समझने के लिए कि जब भी क्वालिटी होता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग के नतीजे में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनती हैं, उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, स्टाफ क्वालिफाइड हायर किया जाता है,
उनको प्रॉपर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की जाती है। उससे भी पहले एक अच्छी बिल्डिंग बनाई जाती है जो कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल हो, क्योंकि हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने और एक खूबसूरत बंगले बनाने में बड़ा फर्क होता है। इसकी अपनी एक खास जरूरियात हैं जिसके मुताबिक इसीलिए हर आर्किटेक्ट जो घर बना रहा है वो हॉस्पिटल बना ले, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए खास आर्किटेक्ट होते हैं जो कि हॉस्पिटल बिल्डिंग या हॉस्पिटल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये तमाम चीज पहले तो हमने प्लान किया कि हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, क्यों बनेगा, कितने बिस्तर का बनेगा, उसमें कितने स्टाफ होंगे, उसके क्या हम सारी सर्विसेज देंगे या क्या हम मेन सर्विसेज देंगे, डिपेंड करेगा उस इलाके की जरूरत और जो भी हॉस्पिटल बना रहा है उसकी माली इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता है। वो हॉस्पिटल बनाने के बाद उसमें उसकी स्टाफ लेने के बाद उसको सोचना पड़ता है कि हम किस स्टैंडर्ड के तहत चलेंगे। अब ये बात मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ये चॉइस तो अब पंजाब में नहीं है कि आप कौन से स्टैंडर्ड लेंगे। यू हैव टू गेट योरसेल्फ लाइसेंस बाय MSDS if you want to keep the hospital open. I will again say it's a very big contribution of government कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। इसी तरह के पीके में अस्पतालों के पास चॉइस नहीं है, सिंध में अस्पतालों के पास चॉइस नहीं है, फेडरल में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है तो फेडरल में चॉइस है, बलूचिस्तान में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है तो चॉइस है, लेकिन फेडरल में ऑलरेडी एवरीथिंग इज इन प्लेस और बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। तो ये हम तो कमिंग बैक टू माय टॉपिक कि हमने प्लान किया, प्लान करके ये सोचा इस स्टैंडर्ड के तहत हम काम करेंगे। अब उस स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर हम सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट करते हैं जिसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इंटरनल ऑडिट करने के बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कि केयर ऑफ पेशेंट है या इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स है, जस्ट टू मेंशन वन और टू, इनको इनके मुताबिक हम हैं या नहीं। जब हम ये कर लेते हैं तो फिर हम हायर करते हैं कंसल्टेंट कि वो हमें आके बताए कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव करें। जब वो इम्प्रूव कर लेते हैं तो अब हम चूज करते हैं कि हमारी सलाहियत अभी किस स्टैंडर्ड पे जाने की है। अब मैं स्टैंडर्ड्स गिना दूं जो इस वक्त मुरवज हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर 1 इज MSDS फॉर पंजाब, सिंध एंड KPK और ISO फॉर ऑल प्रोविंसेस। अच्छा, ISO के बारे में मैं एक बात बता दूं, ISO इज नॉट ए हेल्थ केयर स्टैंडर्ड, इज नॉट हेल्थ केयर स्टैंडर्ड। लेकिन ऐसा अस्पताल जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो सर्टेनली बेहतर नहीं है उस अस्पताल से जहां ISO है। तो ISO स्टैंडर्ड का होना बगैर किसी स्टैंडर्ड के होने से बेहतर है। लेकिन चूंकि वो हेल्थ केयर स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस स्टैंडर्ड में जाएं। लकीली अगेन आई विल से कि गवर्नमेंट ने हमें MSDS का एक स्टैंडर्ड दे दिया। MSDS, अच्छा इसके बाद अगर आप देखिए MSDS की इन्वेस्टमेंट तैयार करने के लिए कंपैरेटिवली कम है, क्यों मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद एक और स्टैंडर्ड है ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन। ये स्टैंडर्ड बेसिकली अमेरिका में ज्वाइंट कमीशन है, उसका इंटरनेशनल विंग है। क्योंकि एक बात है ना कि दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज है। ज्वाइंट कमीशन अमेरिका के अस्पतालों को ही एक्रेडिटेट करता है, डेवलपिंग वर्ल्ड या अमेरिका के बाहर किसी अस्पताल को। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज के या वो अस्पताल जो अमेरिका से बाहर हैं उनमें अगर स्टैंडर्ड अच्छी तरह नहीं मेंटेन हो रहा है तो वो पेशेंट कॉम्प्लिकेट होगा, उसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। और दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, वो पाकिस्तान से उठेगा 14 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएगा। अपने साथ वो हो सकता है ड्रग रेजिस्टेंट जरासीम लेके चला जाए या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन लेके चला जाए जो कि वहां के लिए हेल्थ केयर के लिए हो। तो उन्होंने ये सोच के ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल अपना एक आर्म बनाया और इसका एक स्टैंडर्ड बनाया जो कि डेवलपिंग कंट्री एंड ऑल अदर कंट्रीज अदर देन अमेरिका में इंप्लीमेंटेड है। पाकिस्तान में जब मैंने ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल का सफर शुरू किया था तकरीबन 2009 में, उससे पहले मैं सऊदी अरब में मेरी ट्रेनिंग हुई थी व्हेन आई वाज देयर। तो वहां मैंने ट्रेनिंग की थी 2002 से लेके 2006 तक। उसके बाद 2006 में पाकिस्तान वापस आ गया मैं। तो फिर 2006 से 9 तक मैं
पाकिस्तान के डिफरेंट जगह देखता रहा, अस्पतालों को समझने की कोशिश करता रहा। फिर 2009 में मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में JCI एक्रेडिटेशन की सफर को शुरू किया और बहुत कुछ सीखा। तो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल था पाकिस्तान में, वो था आगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भी एक्रेडिटेड है। अब शौकत खानम के भी दोनों अस्पताल, लाहौर पेशावर दोनों के मैं आगे आपसे यही सवाल करने वाली थी कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं इसमें। तो ये अभी 3 बड़े अस्पताल तो हमारे एक्रेडिटेड हैं और इंशाअल्लाह ताला और भी बहुत सारे अस्पताल कोशिश कर रहे हैं, लाहौर के भी और बाकी जगहों को, पेशावर के भी, तो इंशाअल्लाह ताला ये हो जाएंगे। तो अब ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में के अच्छी चीजों को लेकर के और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड और दूसरे स्टैंडर्ड्स को दे करके पाकिस्तान के हालात के मुताबिक MSDS बनाया गया और वो अब इम्प्लीमेंटेड है। तो ये इसमें फायदा ये है कि ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल जो है वो एक एक्सपेंसिव एक्रेडिटेशन, ये बड़ी सादा सी बात है कि उस ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन के लिए आप जो तैयारी करते हैं उसकी स्टैंडर्ड सर्टेनली एक आम अस्पताल नहीं अफोर्ड कर सकता। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में बहुत मुश्किल है इसका करना, भूखे इंशाल्लाह करेंगे हम, लेकिन ये मुश्किल है। लेकिन MSDS के स्टैंडर्ड चूंकि वो कस्टमाइज्ड हैं और उन्हीं चीजों को लिया गया ज्वाइंट कमीशन से, ऑस्ट्रेलियन से, जो कि हमारे हालात में आसानी से इंप्लीमेंट हो सके और साथ साथ हमारे मरीजों की क्वालिटी ऑफ केयर और सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो। तो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्सपेंसिव है क्योंकि उसके सर्वेयर आपके बाहर से आते हैं, उनके अखराजात, फिर आपको उसको प्रिपेयर करना। लेकिन यही कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अस्पताल अफोर्ड कर सकते हैं वो करें और जरूर करेंगे। एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद और स्टैंडर्ड है जो कैनेडियन हेल्थ केयर स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर स्टैंडर्ड, इवन इंडिया हैज हेल्थ केयर स्टैंडर्ड। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह MSDS की वजह से हमारे पास है, वरना पहले तो हमारे पास नहीं था। तो ये तमाम हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में, लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है वो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल। अच्छा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस सर। सर, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या हैं? अगर हम JCI की बात करें तो उसके हवाले से अगर हम ले लें तो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या होंगे? अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं JCI है क्या। JCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्रेडिट और सर्टिफाई करता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्ट USA। ज्वाइंट कमीशन and certifications recognized as a global leader for healthcare quality of care and patient safety। अच्छा, इसके बहुत स्टैंडर्ड्स बहुत सारे, लेकिन आपने जिस स्टैंडर्ड के बारे में बात की है मेरे ख्याल में वो सबसे अहम स्टैंडर्ड है। उसको हम इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल कहते हैं। अब सवाल ये इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल क्यों कहते हैं? सादा सी बात है। सबसे पहले पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कुछ चीजें वजह की गई है और गोल इसलिए कि इसका एंड रिजल्ट सारे प्रोसेस का पेशेंट को सेफ्टी को इंश्योर करना। इंटरनेशनल इसलिए कहते हैं कि ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल ने इसको लॉन्च किया हुआ है और ये ग्लोबली लॉन्च्ड है। अच्छा, अब इसके हमें इसको थोड़ी सी तफसील समझनी चाहिए कि है क्या ये। सबसे पहले इसके 6 गोल हैं जो कि इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स JCI के हैं। ज्वाइंट कमीशन के जो अपने अमेरिका में वो 17 पेशेंट सेफ्टी गोल है, लेकिन चूंकि जाहिर है डेवलपिंग कंट्री में वो सारे इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, तो इसलिए 6 सेफ्टी गोल रिकमेंड किए गए हैं ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल की तरफ से फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे पहला इसका गोल है IPSC1, आइडेंटिफाई पेशेंट्स करेक्टली। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो होता है अस्पतालों में वो मरीज की शिनाख्त का है। अब फॉर एग्जाम्पल रहीम पाकिस्तान में बड़ा कॉमन नेम है। एक वार्ड में एक ही वक्त में 4 रहीम आ सकते हैं। आबदा, करीमा, रहीमा, ये कॉमन नेम्स हैं। तो ये कॉमन है। तो अगर 2 रहीम नाम के या 2 करीमा नाम के अगर वार्ड में है और उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो क्या होगा? इसकी दवा उसको मिल जाएगी, उसकी ग़िज़ा उसको मिल जाएगी। डायबिटिक डाइट, जिसको डायबिटीज है उसको डायबिटिक डाइट नहीं मिलेगी, उसको मिल जाएगी। नॉन डायबिटिक है और उसको नॉर्मल डाइट मिल जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो इसीलिए
पेशेंट को आइडेंटिफाई करना करेक्टली जरूरी है। उसके लिए ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल ने ये कहा है कि सिर्फ नाम करीम वल्द रहीम से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये दोनों भी बहुत सारे लोगों में कॉमन हो सकते हैं। तो इसलिए 2 आइडेंटिफायर होने चाहिए। नंबर 1 इज नेम एंड फादर्स नेम, एंड सेकंड इज द मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी उसका फाइल नंबर है वो कर ले। आपका जी चाहे तो आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर बना लें, क्योंकि 2 लोगों के एक जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर नहीं। और इस क्यों हम ये चाहते हैं, इसलिए कि जब भी हम दवा दे रहे हों, जब भी हम उसकी ट्रीटमेंट किसी किस्म की कर रहे हैं, उसका ब्लड ले रहे हैं, उसकी सैंपल्स ले रहे हैं लेबोरेटरी के लिए, उसको कोई भी दवा दे रहे हैं, कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि मरीज का नाम और उसको एमआर नंबर या आईडी कार्ड नंबर जो भी पॉलिसी हॉस्पिटल के उसके मुताबिक किया जाए। अच्छा, एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम आमतौर पर सुना होगा मरीज बेड नंबर 10 को ये दवा दे दो जी, कमरे नंबर फलाने को के मरीज को ये दे दो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसकी वजह ये है कि आज हमारे मुल्क में तो हम एक दूसरे के साथ बड़ा ताउन करते हैं। एक मरीज जो है एक बिस्तर पे था जिसके नीचे पंखा तेज चल रहा था, दूसरा मरीज जो था दूर था, उसका पंखा स्लो था, तो इसने कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, उसने कहा मुझे गर्मी लग रही है, उन्होंने आपस में बिस्तर बदल लिए। और नर्स आई, उसने बेड नंबर फलाने का नाम तो पूछना नहीं था, उसने बेड नंबर फलाना, उसने इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन अगर वो नाम पूछेगी और इसका एमआर नंबर पूछेगी तो गलती नहीं होगी। इस तरह खून लगाना, इसी तरह सैंपल लेना, तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत से हमारी बचत होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये नाम और वो करके एक बेल्ट बनाते हैं, एक कोई भी एक बेल्ट बना के उसको हम लगा देते हैं और उसके ऊपर उसका नाम और एमआर नंबर लिखा होता है। जब भी कोई नर्स आती है वो देखती है, उसका नाम चेक करती है और दवा दे देती है, इंजेक्शन लगा देती है या उसका सैंपल ले लेती है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा गोल, इंप्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, ये एक बहुत ही अहम बात है कि दुनिया में ये रिसर्च साबित करती है, गुज़िश्ता 10 साल से रिसर्च बार बार एक ही हो रही है कि वो कौन से किस वजह से पेशेंट सेफ्टी के इश्यूज बनते हैं। तो 80% ऑफ द टाइम ये साबित हुआ है कि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती पेशेंट्स के साथ। अब कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मैं जी जी प्लीज मैं कहती जैसे डॉक्टर नर्सेस को जैसे कुछ कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाया, मे बी शायद ये हो सकता है। और मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मी। मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, मेरी एरोगेंस ये है कि मेरी राइटिंग जितनी खराब होगी मैं उतना बड़ा डॉक्टर हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं तेजी यूं प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि फार्मासिस्ट उसको पढ़ सकता है। ये मेरी खुशफहमी। किसी फार्मासिस्ट को किसी भी कोर्स में कोड वर्ड डिसिफर करने का कोर्स नहीं सिखाया जाता, तो लिहाजा वो वही देता है जो वो पढ़ता है। अब हो सकता है गलत पढ़े, लेकिन गलत जिम्मेदारी तो मुझ पे आती है ना। जी जी। दूसरा, मैं किसी से, अगर मैं अपने डॉक्टरी जो अभी बात कर रही थी बिल्कुल ठीक, मैं अपने नर्स के साथ या अपने उसके साथ बात कर रहा हूँ और बात करते वक्त मैंने उसको इतने आहिस्ता बोला या इतनी तेजी से बोला कि उसको प्रॉपर सुनाई नहीं दिया। और ये भी एक हकीकत है कि मजाल है नर्स की कि वो डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब आपने क्या कहा था, मुझे समझ कुछ नहीं आई। जी जी। तो फिर वो बेचारी फिर वही गलत सलत दवा दे देगी और जिम्मेदार वो होगी और मरीज बेचारे का नुकसान होगा। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में ये भी है कि पॉलिसीज हम जो बना रहे हैं कि मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन रोकने के लिए हाथ धोना है, इसकी पॉलिसी बनाई, उसके स्टेप्स बनाए। अब वो अगर मैं उसको लोगों को कम्युनिकेट ही नहीं किया स्टाफ को कि आपने किन किन मौके हाथ धोना है, आगे आएगा डिस्कशन, तो फिर वो जिम्मेदारी तो नहीं। तो कम्युनिकेट करना जरूरी है। और एक बात याद रखिएगा कि वी राइट फॉर अदर्स टू रीड, और हमारा तो ये हाल है कि अब खुद अपनी राइटिंग दोबारा नहीं पढ़ सकते। अच्छा, कम्युनिकेशन में एक और बहुत बड़ा मसला होता है। जाहिर है कंसल्टेंट डॉक्टर हर वक्त मौजूद नहीं होता वार्ड में। अब नर्स ने या उसके रेसिडेंट नर्स ने डॉक्टर को कॉल किया है, डॉक्टर ने अपने कंसल्टेंट को कॉल किया कि सर ये मसला है, ये दवा देनी है, उसने कहा दे दो, ये फला दवा दे दो। अब इसको तरीका जो है, अब फोन में सुनने में गलत हो सकता है,
तो इसलिए इसके लिए जरूरी है एक टूल है जिसको हम कहते हैं रीड बैक। वर्बल ऑर्डर देना डिस्करेज किया जाता है, टेलीफोन ऑर्डर देना डिस्करेज किया जाता है, लेकिन अगर देना है तो रीड बैक करना चाहिए। रीड बैक से क्या मुराद है? या खुदा न खास्ता लेबोरेटरी में किसी का टेस्ट हुआ और शुगर 500 है, इसको क्रिटिकल रिजल्ट कहते हैं, तो इसको फौरन कंसल्टेंट को रिपोर्ट करना है। अच्छा, वो लेबोरेटरी वाले ने कहा सर वो फलाने मरीज का 500 था, मैं भूल गया किस मरीज का था। तो इसलिए जो भी रिपोर्ट दे रहा है उसका फर्ज है कि वो बताए कि ये मरीज, इसका एमआर नंबर ये है, इसका ये जो है ऑर्डर, आप इसकी ये तकलीफ है, तो जब मैं कहूंगा कि आप इसको फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लगा दीजिए एविल का एलर्जी के लिए, तो इमीडिएटली जो सुन रहा है मेरे इस ऑर्डर को, उसका फर्ज है वो ये कहे, जहां तक मैं समझ पाया या पाई हूं, आपने मुझे ये कहा है कि इंजेक्शन एविल AVIL एविल मिलीग्राम 10 mg मिलीग्राम इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर मुझे लगाना है। फिर जब मैं ये कह दूंगा यस यू आर राइट, फिर ये लूप कंप्लीट होता है। ठीक है। इसी तरह क्रिटिकल टेस्ट का मुझे अगर किसी ने बताया 500 है, तो मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं कि आपने मुझे ये बताया, इस मरीज के बारे में बताया जो फलां वार्ड में दाखिल है, फिर ये लूप कंप्लीट होता है। तो ये अगर नहीं हम करेंगे तो मसला हो जाएगा। एक और जो चीज होती है कि कम्युनिकेट करने के लिए फॉर एग्जांपल IV हम लिखते हैं इंट्रावीनस, अब हम IU इंटरनेशनल यूनिट लिखते हैं इंसुलिन के लिए या किसी और चीज के लिए। अब जल्दी में अगर हमने IU लिख दिया और किसी ने IV पढ़ लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कुछ चीजें जो इजाजत जिसकी नहीं है कि आप जैसे मिसाल के तौर पे 0.5 मिलीग्राम, ठीक है, अब 0.5 मिलीग्राम, पॉइंट छोटा सा अगर नहीं पढ़ा गया तो 5 मिलीग्राम हो जाएगा, तो आप अंदाजा करें 10 गुना डोज लग जाए। इसलिए हमेशा उससे पहले 0 लगाना लाजमी है, और कभी भी 5.0 नहीं लिखना क्योंकि वो 50 समझा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी होती हैं इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो प्रॉपरली कम्युनिकेट करना लाजमी है। अच्छा, गोल 3 का है इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशंस। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फायदे की होती हैं, लेकिन वो अगर गलत लग जाए तो बहुत खतरनाक होती है। मिसाल के तौर पर इंसुलिन है, मिसाल के तौर पर सिंपल पोटाशियम है, जो कि अगर किसी को पोटाशियम डायरिया हो जाए, पोटाशियम कम हो जाए, तो वो उससे उसकी जान बच सकती है देने से, लेकिन अगर उसका लेवल नॉर्मल हो, उसको देने से उसकी जान जा सकती है। इसकी एक मिसाल आपको बताऊं कि कराची के एक अस्पताल में आपने सुना होगा एक बच्ची को गलत इंजेक्शन लग गया, वो मर गई। वो कहानी सादा सी ये थी कि वो बच्ची, उसको दस्त आ रहे थे बहुत ज्यादा, उसका पोटाशियम कम था और उसको पोटाशियम लगना था, वो इंजेक्शन गलत नहीं लगा था, लेकिन हुआ ये कि नर्स ने डॉक्टर को ये सही नहीं बताया कि इस बच्ची का वजन कितना है, इसकी उम्र कितनी है। उसने कहा इसको डायरिया हुआ था बच्ची को, और इसका उसने कहा लगा दो, उसने पूरी एम्पूल लगा दी, जबकि उसको शायद 1/4 एम्पूल क्या 1/8 एम्पूल की जरूरत थी उसके वेट के मुताबिक। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रॉपरली इन दवाओं को हर जगह ना रखें, इन दवाओं को हम एक खास अलमारी में रखें और उसके ऊपर रेड अलर्ट का एक निशान लगा दें कि क्या है। ठीक है, ये हो गया। फिर है IPSG 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सर्जरी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पेशेंट सेफ्टी के जो हैजर्ड्स होते हैं उसमें सबसे कॉमन जो है वो सर्जरी में होता है, क्योंकि एक जरा सी गलती से जान जा सकती है। अब इसमें इस गोल का नाम है IPSG 4, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल 4, इंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट सर्जरी। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये जिस मरीज का आप सर्जरी करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पहले करें, उसका आप चेक करें कि क्या आपने लेफ्ट किडनी की सर्जरी करनी है तो उस पर निशान लगा हुआ है, उस पर निशान लगा दिया जाता है पहले उस साइड पे कि लेफ्ट साइड पे सर्जरी करनी है, और अगर निशान नहीं लगा हुआ तो सर्जरी नहीं करनी है जब तक कि कंफर्म ना हो जाए। फिर ये भी हो सकता है कि प्रोसीजर भी लिखा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर कि क्या करने जा रहे हैं। ये ना हो कि आप सर्जरी कुछ और करने जा रहे हैं और सर्जन को प्रॉपर पता ना हो और वो गलत मरीज का गलत प्रोसीजर कर दे। इवन दांत के लिए निशान लगाना पड़ता है, आंख के लिए निशान लगाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को चेक करने के लिए हम एक चेकलिस्ट रखते हैं। जैसे ही मरीज आया, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका MR नंबर, उसकी डायग्नोसिस, उसका
एनेस्थीसिया का जो पहले बेहोशी के लिए चेकअप होता है वो हुआ ये नहीं, क्योंकि एनेस्थीसिया अगर चेकअप नहीं हुआ और अगर खुदा ना खास्ता कोई उसको एनेस्थीसिया उसके मुताबिक नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। उस चेकलिस्ट को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको जो नर्स जो उसको करती है वो कहती है टाइम आउट, इसका मतलब अब सर्जरी हो सकती है, सर्जन अब सर्जरी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो सर्जरी के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए? नंबर 1 करेक्ट पेशेंट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट बॉडी पार्ट, करेक्ट इक्विपमेंट और करेक्ट साइट, और इन तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट करना लाजमी है। तो इसके लिए WHO की सर्जिकल सेफ्टी लिस्ट है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब आ गया IPSG 5 गोल 5, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अस्पताल में अगर प्रॉपर सर्जरी की जाए किसी की और उसको पहले से कोई इन्फेक्शन नहीं तो उसको इन्फेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो उनको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहते हैं, और ये किसी अस्पताल की फेलियर है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, और उसकी बचाव के लिए जो टूल है वो 2 बड़े अहम टूल है। सबसे बड़ी अहम टूल ये है कि आप हैंड वॉश करें। कोरोना के जमाने में तो अभी मुझे बड़ी खुशी होती है कि पूरी कौम अब हैंड वॉश करने की माहिर हो गई है, ये बड़ा अच्छा हुआ है। तो इसको प्रॉपरली हैंड वॉश करना है। अगर सर्जरी से पहले सर्जन को बहुत अच्छी तरह हैंड वॉश करना है, पेशेंट को बहुत अच्छी तरह क्लीन करना है, और वार्ड्स में एक मरीज को छूने के बाद दूसरी मरीज को जाने से पहले हाथ धोना है। हाथ धोने के 2 तरीके हैं, वो मैं बाद में आऊंगा जरा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे ये बता दूं कि हमारा फर्ज जो है IPSG 5 ये कहता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। इसका मतलब ये हो गया हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का रिस्क हमेशा है और रहेगा, लेकिन हमारा काम जो है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल ये कहता है कि इसको इतना कम कर दो कि ये तकरीबन ना रहे। इसके 3 प्रिकॉशन है। एक कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, जैसे कि अभी हम कोरोना में कहते हैं कि कोरोना का मरीज जब खांसता है तो 3 फीट तक उसका वो जाता है वो ड्रॉपलेट, तो उससे बचने के लिए आप मास्क पहन लें। फिर वो 3 फीट के बाद पहुंचने के बाद वो गिर जाता है सरफेस पे और सरफेस पे रहता है, जो भी सरफेस को हाथ लगाता है उसके हाथ में जरासीम लग जाते हैं। तो इसलिए आप नीचे सरफेस पे हाथ रखने से पहले अब सरफेस से टच करें तो आपके ग्लव्स होने चाहिए, या कम से कम आप सरफेस टच करने के बाद हाथ जरूर धो लें। एक और इन्फेक्शन की वजह होती एयरबॉर्न, जैसे टीबी के जरासीम है। कोरोना इज नॉट एयरबॉर्न, ये ड्रॉपलेट है। टीबी के जरासीम है, मीजल्स के जरासीम ये हवा में होते हैं। तो आप ऐसे मरीजों को जिनको है टीबी, उनको फाइंड आउट करके उनका इलाज करें ताकि वो अपने उससे ना दें, जरासीम हवा में ना फैलाएं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को रोकने का सबसे सस्ता और सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है हैंड वॉशिंग। अब हैंड वॉशिंग कहाँ कहाँ किए जाए, कितने बार किए जाए, इसके 5 मौके हैं हैंड वॉशिंग के, जबकि आपने जरूर और जरूर करना है। नंबर 1, मरीज को छूने से पहले। आप बेशक किसी मरीज को देख के नहीं आए, फिर भी आप मरीज को छूने से पहले अपने हाथ को, अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा डर्टी है या कोई पस या कुछ लगा हुआ है तो साबुन पानी से, अदरवाइज सैनिटाइजर से भी कर सकते हैं, जो कि आपके जेब में होना चाहिए, अस्पताल में लगा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा यह है कि जब भी आप कोई भी एंटीसेप्टिक कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे बेड मेकिंग कर रहे हैं या उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उसमें भी करना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमने कोई भी जैसे मिसाल के तौर पर मरीज को आपने देखा हो यूरिन बैग लगा हुआ होता है, उसके पस को साफ कर रहे होते हैं, उस सूरत में भी मरीज के इसके जो है कोई भी खारिज शुदा मवाद को छूने से पहले। चौथा, जब ये सब कुछ कर लिया, मरीज को आपने देख लिया, अच्छा हाँ, उसके मरीज की सिर्फ मरीज नहीं बल्कि उसके बिस्तर, उसके ड्रिप सेट, उसकी चादर, उसके जो रेलिंग्स लगे हुए हैं, किसी चीज को छूने के बाद आपने हाथ धोना है। और मरीज को छूने के बाद जब आपने काम कर लिया फिर आप हाथ धोएंगे। तो ये जब आप करेंगे तो इससे फिर जो है वो इन्फेक्शन फैलने का खदशा बहुत कम हो जाएगा। दूसरा इन्फेक्शन रोकने का वो है कि आपके जो फर्श हो बिल्कुल साफ हो,
आपके जो बेड्स हैं वो उनकी क्लीननेस कर रहे हैं, आपके जो जी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको स्टरलाइज अच्छी तरह कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन को बार बार चेक करना चाहिए कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। छठा और आखिरी जो है वो है reduce the risk of patient harm resulting from falls। ठीक है। अब ये कितनी शर्म की बात है कि आपके अस्पताल में एक मरीज आए और वो गिर करके अपने सर तोड़ बैठे या टांग तोड़ बैठे या खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बात भी हो जाए। तो ये इंश्योर करना कि मरीज गिरे नहीं ड्यूरिंग देयर स्टे, जरूरी कि बिस्तर से गिरे, वो चलते हुए भी गिर सकता है। आपका फ्लोर स्लिपरी है, आपका फ्लोर ऊंचा नीचा है अस्पताल का, फ्लोर के आपके जो बिस्तर है वो इतना ऊंचा है कि बंदा जो अगर उतरते वक्त गिर जाए, उस इसलिए हमेशा जब मरीज को दाखिल होता है आता है आपके पास, तो ओपीडी में हो या उसको दाखिल कर रहे हैं, उसको हम फॉल रिस्क असेसमेंट कहते हैं। उसमें हम उसको सवालात होते हैं, कुछ चेकलिस्ट जिसे हम पूछते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये हाई रिस्क है या नो रिस्क है। अगर हाई रिस्क है तो उसको अगर हम उसके ऊपर एक बैंड, जो आइडेंटिटी बैंड उसका रेड कलर का लगा देते हैं, ताकि हर आदमी को पता चल जाए कि ये इसको हाई रिस्क है, ठीक है। और उसके बिस्तर के आगे हम लिख देते हैं कि हाई रिस्क ऑफ फॉल, और उस मरीज को हम अपनी नर्सिंग स्टेशन के करीब रखते हैं, उसको एक बेल प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको बिस्तर से उठना हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, खुद ना उठने की कोशिश कीजिए। अब ये भी है कि पेशेंट हो सकता है आपके अस्पताल में आया, उस वक्त उसको फॉल रिस्क ना हो, लेकिन जो दवाइयां हम दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर सादी चीज है, आजकल एलर्जी का बड़ा सीजन है, हम एंटी एलर्जी खाते हैं, एंटी एलर्जी से चक्कर आ सकते हैं, गुनूदगी हो सकती है। तो अगर उस बंदे ने खाया हुआ है या रात को उसको बहुत ज्यादा नींद का प्रॉब्लम था, दर्द था, आपने ऐसी दवा दी है जिसमें गुनूदगी आ रही, तो अगर वो खुद बाथरूम जाने की कोशिश करेगा तो उसके गिरने का खदशा है। इसीलिए नर्सों को ये बताया जाता है कि इनका ख्याल रखो, उनको असेस करो, रीअसेस करो। तो ये हम लोगों ने एक रिसर्च इंटरनेशनली की थी, उसमें ये पता लगा था कि 100 में से 98 150 में से 98 मरीजों को जब एडमिशन ही के वक्त पता लग गया था कि इसको रिस्क है, उसके बावजूद लोग गिरे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मसला हुआ। 43 लोग वो गिरे जो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये इंश्योर करें कि वो खुद उठने की कोशिश न करें। 24 लोग उस 150 में से वो गिरे जो बाथरूम जाने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा हमें उनको बताना चाहिए कि आप खुद बाथरूम ना जाएं। उसमें से 30 ऐसे थे जो कंफ्यूज दवा की वजह से, डिमेंशिया, बूढ़े थे, उनके ज़ाहिर डिमेंशिया, बुढ़ापे में इंसान की याददाश्त और मसाइल होते हैं, वो था। और इनमें से 20 लोग गिरे 150 में से, उसमें 15 को इंजरी हुई और 3 को सीरियस इंजरी हुई। तो लिहाजा ये देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पेशेंट सेफ्टी को। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमने आपसे और भी सवाल करने थे मगर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सामीन, आप सुन रहे थे FM 102.2 से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मतियुर रहमान। आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं azmepakistan.tv और edutv.hec पर। इसी के साथ अपनी मेजबान अरूज अयूब को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।